गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? और सब बढ़िया। एजीटीए का पेपर अच्छा गया ना? जिसका बिगड़ा है उनके लिए वैकेंसी आ रही है। यूपी पीएससी एलटी ग्रेड, जिसमें बीएससी प्लस बीएड, बीएससी एग्रीकल्चर प्लस बीएड आपकी होनी चाहिए। और आरपीएससी डबल एओ, जिसका एग्जाम आपका सितंबर अक्टूबर में है। आईबीपीएस एएफओ, जिसका अभी जो है फॉर्म फिल हो रहे हैं। टीजीटी एंड पीजीटी, जिसका एग्जाम है, उसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी आने वाली है, तो बढ़िया से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। आपके लिए डेली एमसीक्यू वाला सेशन, आज सुबह हमने हॉर्टिकल्चर का सेशन करवाए थे, है ना? हॉर्टिकल्चर में 25 क्वेश्चन करवाए थे विथ डिस्क्रिप्शन। तो सुबह 6 बजे हॉर्टिकल्चर के लिए आ जाओ, दोपहर 12 बजे एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान के लिए आ जाओ। क्लास बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में रहने वाली है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में रहने वाली है, और ये लेक्चर आज का फर्स्ट है। ठीक, तो बढ़िया से शुरू करते हैं सेशन को। बढ़िया से श्री गणेशाय करते हैं आज के फर्स्ट लेक्चर का, एग्रोनॉमी का। और सेशन को शेयर भी कर दीजिए। और एक चीज हम आपको बता दें कि हमारी एक एप्लीकेशन और वेबसाइट भी है, विजन एग्री एकेडमी करके, जिसमें आपको लाइव प्लस वीडियो क्लासेस मिल जाएंगे, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ई बुक या फिर कहे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी प्रत्येक एग्जाम की। चाहे आप एजीटीए की तैयारी कर रहे हो, चाहे शुगर कैन सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी माध्यम का हो चाहे इंग्लिश माध्यम, सभी एग्जाम की तैयारी हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट पर हम करवाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न सस्य विज्ञान का है। बताइए बच्चों। भैया हम थोड़ा सा एक क्लास कंप्लीट कर दें, उसके बाद टीए वालों को भी मैं कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। टीए वालों से भी बात करने के लिए मैं आने वाला हूं। थोड़ा सा आप क्लास पर ध्यान दीजिए। ठीक है, 2 बजे 2 बजे मैं लाइव आऊंगा। टीए वालों के जो डाउट हैं कट ऑफ के बारे में, एनालिसिस के बारे में, सारी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूं। 2 बजे का इंतजार कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ हाइल्डिंग वेराइटी ऑफ बासमती राइस डेवलप्ड इन इंडिया वाज पूसा बासमती 1, PRH1, MGR1, आपका CORH1। भारत में विकसित बासमती चावल की पहली किस्म थी पूसा बासमती 1, PRH1, MGR1, CORH1। बताओ आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D? जल्दी से सही उत्तर बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए बढ़िया से सेशन लाने वाले हैं। शाम को एंटोमोलॉजी, शाम को 9 बजे, रात 9 बजे आपको एंटोपैथो करवाने वाले हैं। एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों सेशन, है ना? तो अभी पहले एंटोमोलॉजी चलेगी, फिर उसके बाद पैथोलॉजी। बेसिक से आपका सारा कुछ क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो पूसा बासमती 1, यहां पर सही उत्तर की बात करें बच्चों कि फर्स्ट हाइब्रिड बासमती राइस की जो वैरायटी डेवलप की गई थी इंडिया में, वह कौन सी है आपकी? पूसा बासमती फर्स्ट है। कौन सी बच्चों? पूसा बासमती 1 है। अब बात करें बच्चों कि विश्व में बासमती चावल की पहली संकर किस्म या फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी थी? तो भाई वो थी PRH10। लिख लेना, PRH10। ठीक, PRH10 जो कि आपकी विश्व में फर्स्ट हाइब्रिड है, वर्ल्ड फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बासमती राइस। बासमती राइस, ओके।
तो विश्व में पहली हाइब्रिड कौन सी? PRH10 थी। अब भैया भारत में चावल की फर्स्ट हाइब्रिड, तो भैया चावल की फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ राइस जो थी वो थी CORH1। फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ राइस कहां पर? इन इंडिया। इन इंडिया। भारत की पहली चावल की जो संकर किस्म थी वो थी CORH1। अब देखो आगे मैंने कुछ आपके लिए भारत में पहली किस्म के हिसाब से हमने आपको कुछ डाटा प्रोवाइड किया है। जैसे आपका बच्चों बात करें कि फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी इन इंडिया, जो पहली किस्म भारत में डेवलप की गई या फिर विकसित की गई, जो पहली संकर किस्म जो विकसित की गई थी वह थी आपकी पूसा मेघदूत, जो कि बॉटल गार्ड या लौकी के अंदर तैयार की गई थी। किसके अंदर बच्चों? बॉटल गार्ड या लौकी में तैयार की गई थी, है ना। नेक्स्ट बात करें फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज गंगा 1 और गंगा 101 1961 में। अब भैया मक्का पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना 1957 में शुरू हुई थी और इसी के साथ 1961 में इसी परियोजना के तहत मक्का में आपकी पहली संकर किस्म विकसित की गई थी, है ना। नेक्स्ट बात करें मेज सिंगल क्रॉस वैरायटी कौन सी है? तो भैया वो है आपकी फर्स्ट सिंगल हाइब्रिडाइजेशन द्वारा, सिंगल हाइब्रिडाइजेशन द्वारा डेवलप जो किस्म थी वो थी परास। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सोरगम 1964 में विकसित की गई थी, CSH1 थी। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मिलेट्स 1965 में पर्ल मिलेट या फिर कहें आपकी बाजरा की जो पहली हाइब्रिड थी वो थी आपकी कौन सी बच्चों? HB1। HB1। हाँ जी, इसकी भी ऐड होने वाली है विस्तार अधिकारी की भी, ठीक है। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन 1970 में डेवलप हुई थी, जो कि आपकी H4 और 12 लक्ष्मी थी। CT पटेल द्वारा ये डेवलप की गई थी। किसके द्वारा बच्चों? CT पटेल। CT पटेल द्वारा डेवलप की गई थी ये, CT पटेल द्वारा डेवलप की गई। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सेफ्लावर कौन सी थी बच्चों? DSH1। ठीक। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मस्टर्ड, सरसों की पहली संकर किस्म कौन सी थी? NRCHB 506। कौन सी थी बच्चों? NRCHB 506। ठीक। फर्स्ट टोमेटो हाइब्रिड वैरायटी कौन सी थी? कर्नाटका हाइब्रिड 1। पहली जो टमाटर की संकर किस्म थी वो थी कर्नाटका हाइब्रिड 1। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ टोबैको की पहली संकर किस्म कौन सी थी? GTH1। ठीक है। और फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ बीटी कॉटन की जो पहली हाइब्रिड या संकर किस्म थी वो थी बॉलगार्ड, जिसमें आपका CRY1AC जीन प्रयोग किया गया था। फर्स्ट सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ बासमती राइस, पहली मतलब कि एक सेमी ड्वार्फ बासमती चावल की पहली संकर किस्म जो थी वो थी आपकी पूसा बासमती 1। हाँ, आपका जो पहली H4 है CT पटेल ने डेवलप की थी, पहली हाइब्रिड। बर्ड लक्ष्मी किसी और ने की थी, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जो है डेवलप हुई थी ये। ठीक है। विच वैरायटी केम फर्स्ट इन इंडिया इंट्रोड्यूस, पहली जो इंट्रोड्यूस की गई थी या फिर कहे लाई गई थी किस्म थी 1966 में, वो थी आपकी IR8। कौन सी थी बच्चों? IR8। और फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस डेवलप्ड इन इंडिया, पहली जो कि बोनी किस्म थी भारत में वो है आपकी जया। और दोनों को आपके विश्व में मिरिकल राइस के रूप में जानी जाती है IR8, और जया जानी जाती है भारत में मिरिकल या जादुई चावल के रूप में जानी जाती है। ठीक है। विश्व में जादुई चावल कौन सा है बच्चों? आपका IR8 है। और भारत में जादुई चावल के रूप में कौन सी किस्म जानी जाती है? आपकी जया जानी जाती है। कौन सी किस्म बच्चों? जया जानी जाती है। राम राम करतार सिंह जी। आगे बात करें बच्चों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच रेंज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी
इज आइडियल फॉर मोस्ट क्रॉप प्लांट 20 to 40%, 40 से 60%, 60 से 70%, 80 से 100%। अधिकांश फसल पौधों के लिए सापेक्ष आर्द्रता की कौन सी सीमा आदर्श है या उपयुक्त है? नहीं, एएफओ का नहीं देंगे हम। एक्चुअल में एएफओ इसलिए नहीं देंगे कि अब आप लोगों को प्रिपरेशन करानी है, एएफओ की प्रिपरेशन करनी नहीं है ना? अब प्रिपरेशन करानी है, करनी नहीं है बच्चों। मैंने अब ठान लिया है कि बच्चों को प्रिपरेशन कराएंगे, अब खुद की प्रिपरेशन नहीं करनी। एक जॉब काफी है, वही हमारे जो है चलेगी। आप लोगों को प्रिपरेशन कराएंगे पूरे मन से, अब हमें कोई पेपर नहीं देना है, ठीक है? तो बच्चों पहले तो ये जान लो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है, सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं कि मान के चलो एक इकाई आयतन है। इकाई आयतन में आपको एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, ठीक है? मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मान के चलो ये बॉटल है, ये आपका मृदा का या फिर कहें एक वातावरण है, मान के चलते हैं, ठीक? ये बॉटल है, मान के चलो इसमें यहां तक क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक? इतना आधी बॉटल हमारी भरी हुई है और आधी हमारी खाली है। तो भैया जितना मान के चलो ये वातावरण एक रूम है, ठीक है? तो उस वॉल्यूम में जितनी नमी है, जितना मॉइस्चर है या जितनी ह्यूमिडिटी है वो, और जितनी उस रूम को या इस बॉटल को हमें नमी या फिर कहें बॉटल में पानी भरने की आवश्यकता है, उसका जो अनुपात होगा वो सापेक्ष आर्द्रता होगी। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई जितनी नमी है और जितनी संतृप्ति के लिए हमें नमी की आवश्यकता है, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या होता है, आपका सापेक्ष आर्द्रता होता है। तो एक्चुअल में हमारी फसलों के लिए जो उपयुक्त सापेक्ष आर्द्रता जो रेंज होती है वो कितनी होती है बच्चों? 40 से 60%। 60 से 70 लिख रहे हो, गलत बात। 60-70 नहीं होती, 40 से 60, ठीक? क्योंकि पौधों को सांस या फिर श्वसन भी करना होता है, प्रकाश संश्लेषण भी करना होता है। यदि आपकी वायु 100% फिल है मॉइस्चर से, तो पौधों में श्वसन की क्रिया नहीं होगी, बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, पौधों की क्रिया रुक जाएंगी, ठीक है? मैं इसको अभी बता दूंगा, ठीक है? तो यहां पर अधिकांश फसलों के लिए, पौधों के लिए सापेक्ष आर्द्रता की कौन सी सीमा आदर्श है? 40 से 60%। इतना क्लियर होगा, ठीक है? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, Which of the following cultivated species is used in making noodles, macaroni, vermicelli? Indian dwarf wheat, emmer wheat, durum wheat, common bread wheat। निम्नलिखित में से किस प्रजाति का उपयोग नूडल्स, मैक्रोनी या सेवई बनाने के लिए किया जाता है? भारतीय बोना गेहूं, एमर गेहूं, ड्यूरम या सामान्य ब्रेड गेहूं? आंसर लिख दीजिए, ठीक है? देखिए, आप लोगों के जो भी वैकेंसी से रिलेटेड डाउट है उसके लिए हम सेपरेट वीडियो आज हम डालेंगे। एजीटीए पर हम डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो 2 बजे हम डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग सभी आ जाइएगा। तो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप, ड्यूरम, है ना? ड्यूरम गेहूं का यूज किया जाता है या ड्यूरम व्हीट का यूज किया जाता है सेवई, नूडल्स और आपके मैक्रोनी, वर्मिसेलीज में, ठीक? तो आगे जानते हैं कुछ आपकी गेहूं की प्रजातियां, स्पीसीज, उनके बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले बच्चों सामान्य ब्रेड गेहूं या मैक्सिकन बोना गेहूं, कॉमन ब्रेड व्हीट और मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट। टिटिकम एस्टिवम, टिटिकम एस्टिवम मैक्सिको से लाया गया था, किसके द्वारा? एमएस स्वामीनाथन द्वारा। तो इस कारण से इसे मैक्सिकन ड्वार्फ गेहूं भी कहा जाता है, ठीक है? मैक्सिकन गेहूं टिटिकम एस्टिवम कहा जाता है। और सबसे ज्यादा जो कल्टीवेट होता है इंडिया में वो भी आपका क्या होता है? टिटिकम एस्टिवम ही कल्टीवेट होता है।
देखो वो तो देखो एलटी ग्रेड का यूपीपीएससी कराना है तो वो तो हो जाएगा, लेकिन जो टीजीटी वाला आयोग है ना, टीजीटी पीजीटी वाला आयोग है, वो पता नहीं किस निंद्रा में है। ठीक है, उसमें तो देखो सुपुत्र के मुंडन के लिए भी भैया 10 लाख बच्चों का भविष्य खराब कर दिया जाता है ना। देखो तो भैया जो कॉमन ब्रेड गेहूं है टिटिकम एस्टिवम, गुड़सूच संख्या क्या तो कैसी होती है 42, 2n कितना होता है 42। ये नेचर में होता है हेक्साप्लॉइड और इसका जो जीन होता है, जीन सीक्वेंस होता है AABBDD होता है। ठीक है, यह अधिकतर भारत में उगाया जाता है और इसे मैक्सिको से डॉक्टर NE बोलोग द्वारा प्रस्तुत किया गया था, है ना। और भारत में हरित क्रांति के लिए क्या है जिम्मेदार भी है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार था आपका मैक्सिकन गेहूं। ठीक, इसे ब्रेड गेहूं भी कहा जाता है। चपाती और बेकरी के लिए सबसे उपयुक्त है, इसलिए इसकी खेती पूरे भारत में की है। सबसे ज्यादा उगाया जाता है आपका यही वाला, है ना, टिटिकम एस्टिवम। आगे बात करें मैक्रोनी या ड्यूरम की, तो मैक्रोनी या ड्यूरम भी टिटिकम ड्यूरम इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, गुड़सूच संख्या क्रोमोसोम नंबर कितना होता है 28, 28 होता है। ये नेचर में क्या कैसा होता है बच्चों टेट्राप्लॉइड। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि भैया ड्यूरम कैसा है, ट्रिप्लॉइड है, आपका जो टेट्राप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड किस प्रकार का है ना। तो इस तरह से भी पूछा जाता है। लेकिन इसका एग्जाम आपका यूपीपीएससी को करवाना है एलटी ग्रेड वाले का। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए इससे तो। ठीक है, इसे मैक्रोनी गेहूं भी कहा जाता है या नूडल्स, सेवई, सूजी, सेवैयां आदि तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। कठिया गेहूं के रूप में भी यूज होता है। ठीक है, अगला है बच्चों इमर गेहूं। इमर गेहूं टिटिकम डाइकोकम, गुड़सूच संख्या कितना होता है 28। ये नेचर में ये भी टेट्राप्लॉइड होता है, जीन सीक्वेंस AABB होता है और शीतकालीन या बसंत गेहूं भी कहा जाता है इसे। दक्षिण भारतीय व्यंजन उपमा या उपम बनाने के लिए उपयुक्त है, उपमा बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक, और आगे बात करें शॉर्ट बीट या इंडियन बीट की टिटिकम स्फेरोकोकम की, तो यह भारतीय गेहूं है और इसकी खेती बहुत कम की जाती है ना, ज्यादातर इसकी खेती नहीं की जाती क्योंकि प्रोडक्शन कम है। ठीक, आम गुड़सूच संख्या की बात करें तो 14 होता है, द्विगुणित है। ठीक, आमतौर पर भारतीय बोना गेहूं के रूप में जाना जाता है। व्यवहारिक रूप से कम उत्पादकता के कारण इसकी खेती बंद हो गई है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोजेस रेशियो फॉर सीरियल क्रॉप। सीरियल क्रॉप के लिए फर्टिलाइजर डोज क्या है, 4:2:1, 1:2:1 या 1:3:1 या 3:2:1। अनाज की फसलों के लिए अनुशंसित उर्वरक खुराक अनुपात क्या है, बताइए क्या होगा सही उत्तर यहाँ पर, ABC या फिर D। जल्दी से सही उत्तर लिख दीजिए, जल्दी से सही उत्तर लिख दीजिए। 4:2:1, बिल्कुल सही भैया। जो आपका सीरियल्स या अनाज वाली फसलों के लिए रिकमेंडेड डोज है, अनुशंसित उर्वरक की खुराक है, वो है 4:2:1। और आगे हम बात करेंगे कि भैया पल्सेस के लिए कितना है, तो पल्सेस के लिए 2 है, 1:2:1 और 1:3:1 NPK रेशियो, NPK रेशियो। ठीक, ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए 3:2:1 होता है। ठीक है, और आपका फॉडर क्रॉप के लिए 2:1:4 होता है NPK रेशियो। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, द मिनिमम टेम्परेचर फॉर राइस कल्टीवेशन इज 3 डिग्री सी, 4 डिग्री सी, 5 डिग्री सी, 10 डिग्री सी। चावल की खेती के लिए न्यूनतम तापमान क्या है, 3 डिग्री सी, 4 डिग्री सी, 5 या 10 डिग्री सी। हमारी क्लास जो है बेसिक से एडवांस तक चलने वाली है, तो बेसिक पहले करवाएंगे, फिर एडवांस पर हम जाएंगे। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, A, B, C,
या फिर डी? राइट आंसर बता दीजिए। तो बच्चों मिनिमम देखो, आपका जो है चावल जो है मिनिमम टेम्परेचर तो चाहिए भैया 10 डिग्री सी, 10 से 12 डिग्री सी चाहिए होता है मिनिमम। ऑप्टिमम जो माना जाता है उपयुक्त तापमान, ऑप्टिमम जो होता है वो होता है 30 से 32 डिग्री सी। और आपका मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो होता है आपका 38 डिग्री से। अब आपसे देखो कभी कभी मिनिमम टेम्परेचर को आधार तापमान भी कह देता है ना। मिनिमम टेम्परेचर को या फिर कहें आपके जो कम तापमान होता है उसे आधार या बेस टेम्परेचर भी कह देता है। तो उसमें भी आपको जो है सतर्कता बनानी पड़ेगी भैया। 4 से 6 तो वही आपका पल्सेस के सॉरी रबी क्रॉप्स के जो है केस में जाएगा, है ना, रबी क्रॉप में जाएगा 4 से 6, ठीक है, इसमें नहीं जाएगा। तो देखिए भाई कुछ फसलों का जो मिनिमम टेम्परेचर है ऑप्टिमम है। तो देखो बच्चों, राइस के लिए मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सी चाहिए, इष्टतम 32 और आपका 36 से 38 अधिकतम तापमान चाहिए होता है, ठीक। वीट गेहूं के लिए 4.5 डिग्री सी न्यूनतम, 20 डिग्री सी इष्टतम या ऑप्टिमम और 30 से 32 डिग्री सी जो है अधिकतम तापमान चाहिए होता है। आगे बात करें मेज या मक्का की तो 8 से 10 डिग्री सी तापमान चाहिए मिनिमम, 20 डिग्री सी तापमान चाहिए ऑप्टिमम या इष्टतम और 40 से 43 डिग्री सी टेम्परेचर चाहिए होता है मैक्सिमम। और आपका सोरगम ज्वार की बात करें तो 12 से 13 डिग्री सी मिनिमम, 25 डिग्री सी ऑप्टिमम और 40 डिग्री सी मैक्सिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तंबाकू या टोबैको की बात करें तो 12 से 14 डिग्री सी न्यूनतम, 29 डिग्री सी आपका ऑप्टिमम और 35 डिग्री सी क्या चाहिए होता है मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। किसमें आपका बच्चों, आपका जो है टोबैको में। क्लियर है इतना? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, डे रिक्वायर फॉर राइस सीडलिंग टू बी ट्रांसप्लांटेड अंडर डेपोक नर्सरी एज 6 to 8 days डे आफ्टर सोइंग, 12 to 14 डे आफ्टर सोइंग, 19 to 22 डे आफ्टर सोइंग या 20 to 25 डे आफ्टर सोइंग। डेपोक नर्सरी में चावल के पौधों को रोपने में लगने वाले समय या फिर कहें बुआई के कितने दिन बाद हम जो है रोपाई कर सकते हैं यदि हम डेपोक विधि से नर्सरी तैयार कर रहे हैं। डेपोक विधि से यदि हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो बच्चों कितना चाहिए, 12 से 14 डे आफ्टर सोइंग या फिर कहें 12 से 14 दिन में, बुआई के 12 से 14 दिन बाद हमारी जो नर्सरी है रोपाई के लिए तैयार हो जाती है, ठीक। आगे बात करें कि अन्य मेथड में कितना टाइम चाहिए होता है, तो भाई यहाँ पर ऑप्शन भी राइट आंसर होता है। यदि आप डेपोक विधि से बुआई कर रहे हैं तो 12 से 14 दिन चाहिए। एसआरआई विधि से बुआई कर रहे हैं तो 10 से 12 दिन बाद हम क्या करते हैं, बुआई के 10 से 12 दिन जो है रोपाई करते हैं। खरीफ सीजन में बुआई के 21 से 25 दिन बाद जो है रोपाई करते हैं। रबी सीजन में बुआई के 30 से 35 दिन बाद जो है रोपाई करते हैं। और शुष्क भूमि क्षेत्र में बुआई के 30 से 35 दिन बाद क्या करते हैं, रोपाई करते हैं। कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। और शाम को 9 बजे तैयार रहिएगा, रात 9 बजे तैयार रहिएगा एंटोमोलॉजी की जबरदस्त क्लास के लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, Which one of the following is rich in lysine? प्रोटीना, शक्ति या रत्ना? ऑल ऑफ द एबव। निम्नलिखित में से कौन लाइसिन से भरपूर है, प्रोटीना, शक्ति, रत्ना या उपरोक्त सभी? लाइसिन प्रोटीन से भैया सुधीर कुमार जी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। यदि आपका रिजल्ट एलटी ग्रेड वाले हैं जो बच्चे जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, यदि इनका रिजल्ट लास्ट डेट से पहले आ जाता है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। सुधीर कुमार जी, यदि लास्ट डेट से पहले बीएड का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन का रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल होंगे। फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आ जाए बस, ठीक है। क्लियर है अब?
तो भैया उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है भाई कि ये सारी वैरायटी जो है रिच होती हैं लाइसिन में। प्रोटीन शक्ति और रत्ना, ये सभी जो है क्या है, रिच होते हैं किसमें, आपका जो है लाइसिन से भरपूर होते हैं। अगला क्वेश्चन, राइस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट खरीफ सीजन क्रॉप। द इन्फ्लोरेंस ऑफ राइस इज कॉल्ड स्पाइकलेट, रिसेम, एरो या पेनिकल। चावल खरीफ मौसम की एक महत्वपूर्ण फसल है। चावल के पुष्प गुच्छ को क्या कहते हैं, स्पाइकलेट, रिसेम या एरो या पेनिकल, किस नाम से जाना जाता है? बताइए आंसर। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर? तो बच्चों राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, पेनिकल। जो धान का पुष्प क्रम होता है वो क्या होता है आपका, पेनिकल होता है। और आपका जो फल प्रकार होता है वो क्या होता है, कैरियोप्सिस होता है। क्या होता है बच्चों, कैरियोप्सिस। ठीक, तो आगे देखते हैं, कुछ आपके पुष्पक्रम प्रकार दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फ्लोरेंस, पुष्पक्रम और फसल दी गई है। जैसे ईयर बात करें तो किसका होता है, पर्ल मिलेट का होता है, बाजरा का होता है। ठीक, पुष्पक्रम। रिसेम बात करें तो ग्राउंड नट, मूंगफली, मस्टर्ड, सरसों, कैस्टर, अरंडी, सनहेम, सनई, टोबैको, तंबाकू का होता है भैया। एक्जिलरी रिसेम की बात करें तो पल्सेस, दालों में आपके ब्लैक ग्राम, चिकपी, चना, ग्रीन ग्राम, मूंग, मटर, पी, पिजन पी, अरहर, मोथबीन, आपका जो है लेंटिल, मसूर, सोयाबीन, इनका जो पुष्पक्रम प्रकार होता है वो क्या होता है, एक्जिलरी रिसेम। साइमोज की बात करें तो सिसम, तिल, लिनसीड, अलसी, जूट और आपका जो है पोटैटो, आलू का होता है। एक्जिलरी किसका होता है, कॉटन, कपास का होता है। एरो आपका गन्ना का या सुगरकेन का होता है बच्चों। कैपिटुलम आपका सनफ्लावर का होता है, सूरजमुखी या नाइजर का होता है। हेड आपका सोरघम, ज्वार और सेफ्लावर का होता है। पेनिकल धान और पोर्सो मिलेट का होता है। और स्पाइक आपका होता है व्हीट, गेहूं और चौका। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, 9वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन। आपका गेहूं में, इन व्हीट सॉरी, गेहूं में सिंचाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबसे जो है महत्वपूर्ण है? अब भैया ये तो सब जानते हैं कि भाई गेहूं में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, लिख दो जल्दी से, सबको पता है, ये तो पता है ना, तो लिखो जल्दी से, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है गेहूं में सिंचाई के लिए? तो भैया कौन सी, ग्राउंड रूट इनिशिएशन, मुकुट मूल आरंभन, या फिर कहें आपका जो है मूल आरंभन, या फिर कहें ऊपरी जड़ों का बनना, है ना। तो भैया सीआरआई अवस्था सबसे ज्यादा क्रिटिकल होती है इरिगेशन के लिए। ये कब आती है, बुआई के 20 से 25 दिन बाद आती है। बुआई के 20 से 25 दिन बाद आती है आपकी सीआरआई अवस्था। अब भैया इसका विकास या फिर कहें इसको खोजा किसने, बीएल भारद्वाज ने खोजा था इसे, वीएल भारद्वाज ने इसे खोजा था। किसने खोजा था बच्चों सीआरआई अवस्था को, बीएल भारद्वाज ने। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सिंचाई की प्रमुख अवस्थाएं, जैसे पहली सिंचाई जो है 20 से 25 दिनों क्राउन रूट दीक्षा या क्राउन रूट इनिशिएशन या सीआरआई अवस्था में। अच्छा, आप देखा होगा ना, मैंने भी एग्जाम दिया है एजीटीए का, है ना। आगे देखिए, दूसरी सिंचाई कब करोगे, 40 से 45 दिन बाद।
आपका कल्ले फूटने की अवस्था पे तीसरी सिंचाई, 65 से 75 डे आफ्टर सोइंग, देर से कल्ले जुड़ने की अवस्था है बूटिंग स्टेज, सॉरी लेट ज्वाइंटिंग स्टेज, लेट ज्वाइंटिंग स्टेज। ठीक। चौथी सिंचाई कब करोगे? 90 से 95 डे आफ्टर सोइंग फूलाने की अवस्था में। पांचवी सिंचाई 100 से 105 डे आफ्टर सोइंग दूध या फिर क्या है आपका जो है मिल्किंग स्टेज। और आपका जो छठी सिंचाई 115 से 120 दिन में जब आपका आटा अवस्था है डो या फिर कहें जो आपका जो मिल्की सब्सटेंस है वो कठोर हो जाए तो उस अवस्था में आप छठवीं सिंचाई करेंगे। ठीक। जैन मुनि इंटर कॉलेज पर देखा था आपको आगरा में? हाँ देखा होगा, मेरा सेंटर था वहां पर। ठीक है, मेरा सेंटर था जैन मुनि में। बहुत से बच्चे मुझे मिले भी थे वहां पर लखीमपुर खीरी से। ठीक है। अरे भैया इतना डिटेल काय को बता रहे हो, वहां हम लोग बैठे हुए थे। नंबर कितना बना पुष्पेंद्र कुमार जी बताइए, बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है द क्रॉप्स विच हैव लाइफ स्पॉन ऑफ मोर देन 3 years आर नोन एज एनुअल, बायएनुअल, पेरेनियल या कैच क्रॉप कहोगे। जिन फसलों का जीवन काल 3 वर्ष से अधिक होता है उन्हें क्या कहा जाता है? वार्षिक, द्विवार्षिक, 12 मासी या कैच क्रॉप? क्या कहते हैं? बुलंदशहर से हैं। नंबर कितना बना है पुष्पेंद्र कुमार जी आंसर की मिलाने के बाद? तो बच्चों यहाँ पर सभी को पता है कि भैया ऑप्शन राइट आंसर जो होगा वो होगा 12 मासी पेरेनियल। अब देखो बच्चों लाइफ साइकिल या ऑन्टोजेनी, लाइफ साइकिल क्या होता है भैया कि भाई जन्म हुआ, जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय जो होता है वो जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, तो लाइफ साइकिल के आधार पर हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं, एनुअल, बायएनुअल, पेरेनियल और ठीक है 3 तरह से। तो भैया एनुअल की बात करें तो ऐसे पौधे या ऐसी फसलें जो अपना जीवन चक्र एक सीजन या एक वर्ष में पूरा करती हैं और बीज पैदा करती हैं और मर जाती हैं, तो वो कैसी कहलाएंगी? एनुअल। जैसे सारी की सारी फील्ड क्रॉप, आपका गेहूं हो गया, जो राइस हो गया, धान हो गया, मटर, मक्का, जी सब कैसी है? एनुअल है। बायएनुअल की बात करें तो ऐसी फसलें जो पहले वर्ष तो शुद्ध रूप से वानस्पतिक वृद्धि करती हैं और दूसरे वर्ष उसमें फूल आते हैं और बीज बनते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी होती है? बायएनुअल। अब बायएनुअल में कौन सी आ जाती है बच्चों? बायएनुअल में कौन सी आ जाती हैं? तो आपका प्याज, लहसुन हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, एक ऐसी आपकी बायएनुअल है। इनमें क्या होता है? पहले वर्ष वानस्पतिक वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष क्या होता है? इनमें फ्लावरिंग आती है। अब बात करें बच्चों पेरेनियल की, तो ये पूरे वर्ष या फिर क्या 2-4 वर्ष तक अपना जो है क्या करते रहते हैं? फ्लावर कहते हैं, बार बार बीज पैदा करते रहते हैं और ऐसे पौधे बहुत से वर्षों तक या 3 वर्षों से अधिक तक जीवित। इसमें ज्यादातर फल वृक्ष आते हैं। गन्ना आपका पेरेनियल में आता है। यदि इसमें रेटूनिंग आप कंटिन्यू, जैसे रेटूनिंग 2 ही आपका, एक रेटूनिंग ही, एक मैन क्रॉप और एक रेटूनिंग ही सजेस्ट की जाती है, लेकिन यदि गन्ना को हम उगाएं तो पेरेनियल है ना? कैसा है बच्चों? पेरेनियल है, मौसम के हिसाब से पेरेनियल होता है गन्ना आपका। और बात करें बच्चों कैच क्रॉप, तो कैच क्रॉप ऐसी फसलें होती हैं जिनको 2 मौसम के मध्य, ऐसी या फिर कहें ऐसी छोटी अवधि की फसलें जिनको 2 मौसम के मध्य या फिर मुख्य फसल के असफल होने पर छोटी अवधि की जो फसल लगाई जाती है उसे हम कैच क्रॉप कहते हैं। कैच क्रॉप में आपका मूंग आ जाता है, तुरैया आ जाता है, ठीक है, आपका जो है लोबिया भी आ जाता है, सनई आ जाती है, आपकी हरी खाद की फसलें भी आ जाती हैं कुछ। ठीक है, आगे देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है paddy crop can be successfully grown under waterlogged condition because paddy roots do not require O2 oxygen. Paddy roots have capacity to absorb atmospheric oxygen directly. Needed O2 is supplied from the foliar part of the paddy to the roots. Needed O2 is supplied by microorganism present in the soil. धान की फसल जल भराव की स्थिति में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है
क्योंकि धान की जड़ों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। धान की जड़ों में वायुमंडलीय ऑक्सीजन को सीधे अवशोषित करने की क्षमता होती है। आवश्यक O2 धान के पत्तों से जड़ों तक पहुंचती है। आवश्यक O2 मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रदान की जाती है। तो बताइए बच्चों, यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? A, B, C या D? क्या होगा भाई राइट आंसर? जल्दी से लिख दो। A, B, C या D? सही उत्तर क्या होगा? आंसर कीजिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी। धान की जड़ों में धान की जड़ों में वायुमंडलीय ऑक्सीजन को सीधे अवशोषित करने की क्षमता होती है, डायरेक्टली अब्जॉर्ब करती है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एसोसिएटेड विथ टर्म हेलियोट्रोपिज्म? निम्न में से कौन सी फसल हेलियोट्रोपिन शब्द से जुड़ी है? मेज, मक्का, ग्राउंडनट, मूंगफली, कॉटन, कपास, सूरजमुखी या सनफ्लावर? बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? आप आंसर कीजिए। मैं आप लोगों को हेलियोट्रोपिज्म बताना चाहूंगा। दो टर्म आपने पढ़ी होंगी, एक तो हेलियोट्रोपिज्म और एक पढ़ी होगी आपने जियोट्रोपिज्म। हेलियोट्रोपिज्म क्या होता है कि भैया सूर्य जैसा मूवमेंट करे या लाइट के प्रति जो पौधा प्रतिक्रिया दिखाता है। प्रतिक्रिया मतलब जैसे सूरजमुखी होता है, सूरजमुखी आंसर भी है यहाँ पर, सनफ्लावर है ना। तो सूरजमुखी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सूरज की जहां जहां सूरज जाता है या जहां जहां सूरज की किरणें जाती है उस ओर ये मुड़ जाता है ना। तो इस कारण से सूरजमुखी कहते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हेलियोट्रोपिज्म। हेलियोट्रोपिज्म किस कारण से होता है बच्चों? इसका जो एपिक्स पोर्शन होता है, एपिकल पोर्शन होता है, एपिकल मतलब ये ऊपरी भाग होता है, एपिकल मतलब जो ऊपरी भाग होता है उसमें ऑक्सीजन की अधिकता होती है और ऑक्सीजन की अधिकता के कारण यह जो है हेलियोट्रोपिज्म क्या दर्शाता है। जियोट्रोपिज्म क्या होता है? आपका गुरुत्वाकर्षण के कारण आपका पौधों का या आपके जो तने का नीचे की ओर जाना है ना, वो जियोट्रोपिज्म। जैसे बरगद में होता है, बरगद में क्या होता है बच्चों? जियोट्रोपिज्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द स्टिकनेस इन राइस इज ड्यू टू, चावल में चिपचिपाहट के कारण होती, किस कारण से होती है? आपका हाई अमाइलोपेक्टिन कंटेंट, हाई ओराइजिन कंटेंट, हाई डाइएसिटाइल पायरोलिन कंटेंट या हाई स्टार्च कंटेंट? चावल में चिपचिपाहट के कारण होती है उच्च अमाइलोपेक्टिन सामग्री के कारण, उच्च ओराइजिन सामग्री के कारण, उच्च डाइएसिटाइल पायरोलाइन के कारण, उच्च स्टार्च सामग्री के कारण। बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए कि यहाँ पर जो आपका स्टिकनेस होती है, चिपचिपाहट जो होती है धान में, वो किस कारण से होती है? तो बच्चों वो होती है आपकी उच्च एमाइलोपेक्टिन सामग्री के कारण या फिर कहें हाई एमाइलोपेक्टिन के कारण। किस कारण से होती है बच्चों? हाई एमाइलोपेक्टिन के कारण होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14 है, 14वां क्वेश्चन है। हाउ डज सॉइल मॉइस्चर इफेक्ट द क्रॉप ग्रोथ? हाउ डज या फिर कहें मृदा की नमी फसल की वृद्धि को कैसे प्रभावित करती है? ऑप्शन ए, soil water is involved in various chemical and biological process in the soil. Soil water has an impact on the soil environment. Soil water moderate the soil temperature. All are correct. मृदा जल मृदा में विभिन्न रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं में शामिल होता है। मृदा जल का मृदा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। मृदा जल मृदा के तापमान को नियंत्रित करता है। सभी सही है। बताओ भैया यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाता है? तो सही उत्तर की बात करें बच्चों तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बिल्कुल सभी सही है, ऑल करेक्ट। वाटर जो है केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस में भाग लेता है भैया। वाटर आपका जो है मृदा
पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, मतलब ये कहें कि सूक्ष्म जीव की एक्टिविटी, मृदा की जो प्लास्टिसिटी है, मृदा का जो टूटना या फिर कहें मृदा का जो कणाकार है, संरचना है, बिल्कुल प्रभावित करता है मृदा जल। मृदा जल मृदा के तापमान को भी नियंत्रित करता है। भैया मृदा के तापमान को नियंत्रित तो करता है, क्योंकि मृदा में जल नहीं होगा तो बाष्पीकरण क्या होगा, बाष्पीकरण के द्वारा ही तो मृदा ठंडी होती है ना। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सिंगल क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड एज, एक ही भूमि पर वर्षों तक एक ही फसल उगाने की प्रथा को क्या कहा जाता है? बहुफसली खेती, मल्टीपल क्रॉपिंग, एकल फसली खेती, मोनोक्रॉपिंग, बहुमंजिला खेती, मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग, या क्रमिक फसली खेती, या सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। बताइए राइट आंसर क्या होता है। ये चारों टर्म हम अच्छे से आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं यहां पर, ठीक है। राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा यहां पर। तो इसका आंसर तो सभी को पता है, बताओ क्या होगा आंसर। तो भैया यहां पर राइट आंसर होगा मोनोक्रॉपिंग। एक ही फसल को साल दर साल, ईयर आफ्टर ईयर एक ही फसल को उगाना, साल दर साल एक ही फसल की खेती क्या कहलाता है आपका? मोनोक्रॉपिंग कहलाता है, एकल फसलें। बात करें बच्चों बहुफसलें की, तो साल में, एक साल के अंदर आपका या फिर कहे एक निश्चित समय में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना, एक निश्चित समय में एक निश्चित भूमि पर। दो चीजें याद रखना, एक निश्चित समय में निश्चित भूमि पर दो या दो से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है आपका? बहुफसल। और भैया मल्टी या बहुमंजिला खेती, तो अलग अलग ऊंचाई की फसलों को उगाना, पहले कम ऊंचाई फिर उससे अधिक फिर उससे अधिक, फिर मतलब एक त्रिकोण के रूप में उगाना, है ना। ये आपका बहुमंजिला खेती। और क्रमिक फसली की बात करें तो बिना इंटरक्रॉप आपका जो है, बिना इंटरक्रॉप या फिर कहे अंतर फसल कॉम्पिटिशन की, सीधा एक टाइम में, एक समय में एक के बाद एक फसलों या एक निश्चित समय एक निश्चित आपका जो है कह सकते हैं एक निश्चित समय में एक निश्चित भूमि पर एक के बाद एक फसल को क्रमिक रूप से उगाना क्या कहलाता है आपका? क्रमिक सस्यन या फसली खेती कहलाती है। आशु वर्मा जी 2 बजे हम आने वाले हैं लाइव आपका जो है एजीटीए का बतलाने के लिए, तो भैया आप लोग टेंशन मत कीजिए, 2 बजे हम लाइव आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों से एजीटीए के बच्चों से बात करने को हम दोपहर 2 बजे आने वाले हैं लाइव, तो आप लोग जो है जो भी क्वेश्चन हो वहां पूछ लीजिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। और बच्चों आप लोग यदि चाह रहे हो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, चाह रहे हो प्रिंटेड नोट्स, बहुत सारी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए, सब कुछ मिलेगा भैया हमारी जो वेबसाइट और एप्लीकेशन है विजन एग्री एकेडमी पर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों। आप जो का जो क्लास है, नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है एंटोमोलॉजी की है, शाम को या रात को 9 बजे, फिर सुबह आपकी 6 बजे हॉर्टिकल्चर की क्लास है, दोपहर 12 बजे आपकी जो एग्रोनॉमी क्लास है। तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब जो तो होगा